हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का रिमेनिंग जो चैप्टर्स है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ रहे हैं और एग्जाम में क्या आंसर लिखना है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे चैप्टर 1 में कई क्वेश्चन है। जैसे नंबर 1 बोला आपको व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखना है। और सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछा डिफाइन, देखो यहाँ बोला डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन और यहाँ बोला डिफाइन कम्युनिकेशन। तो पहले बिजनेस कम्युनिकेशन बोले तो शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड आइडियाज रिलेटेड टू बिजनेस, दिस इज नोन एज बिजनेस कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने ही बिजनेस के लोगों से बात कर रहे हो या दूसरे बिजनेस के लोगों से, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड आइडियाज, इसी को बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑरिजिनेटिंग विद द रिसीवर। कुछ अंडरस्टैंडिंग या कोई एनालिसिस एक दूसरे से जब शेयर करते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो आपको कम्युनिकेशन का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पूछेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा यहाँ पे एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज प्रैक्टिकल बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। इट इज फैक्चुअल, यानी फैक्ट्स को लेकर डिस्कस करते हैं। शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ। कम्युनिकेशन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। इट कैन बी 1 वे और 2 वे। जनरली जब मैनेजमेंट खाली कुछ बताता है वो हो गया 1 वे, और जब मैनेजमेंट डिस्कस करता है वो हो गया 2 वे। तो दीज आर द फीचर्स। नेक्स्ट बोला ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव व्हाई वी कम्युनिकेट। हम लोग क्यों कम्युनिकेशन करते हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन? आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज या शेयर करने के लिए, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। नॉलेज शेयर करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। आपस में कॉन्साइसनेस क्रिएट करने के लिए, मतलब किसका क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ठीक से आपस में बंटवारा रहे, कोई किसी के ड्यूटी में इंटरफेयर न करे, इसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। और मैनेजमेंट अपने लोअर लेवल लोगों से बातचीत करता है ताकि उनको मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट बोला व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस में भाई ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, फिर भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बट यू कैन राइट इम्पोर्टेंस ऑन ऑब्जेक्टिव सेम। तो बेसिस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि लीडरशिप एक्सपेंड हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो। देखो ऊपर भी बोला था, यहाँ भी बोला। हाँ, ये एक नया बात बोला, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो कम्युनिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि डिसीजन मेकिंग में इजी रहे। एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, वो ऊपर भी बोला था, यहाँ भी बोल रहा है। प्रिपेयर अ प्लान एंड पॉलिसीज। आप कम्युनिकेशन करोगे तभी आप प्रॉपर प्लान और प्रॉपर पॉलिसीज क्रिएट कर पाओगे। और ट्रेड यूनियन का ग्रोथ, क्योंकि ट्रेड यूनियन रेगुलरली मैनेजमेंट से बातचीत करता है और फिर वही जाके एम्प्लॉयज़ को काम समझाता है, तो उससे उनका भी ग्रोथ होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आया है एग्जाम में। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये आप क्लास 12 के बीएसटी में या कॉमर्स, अगर आप आईएससी बोर्ड से हो तो कॉमर्स और सीबीएसई बोर्ड से हो तो बीएसटी में पढ़े हो। ये क्या क्या कम्युनिकेशन के एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 एक सेंडर होता है जो कि एक मैसेज को क्रिएट करके रिसीवर को भेजता है एक चैनल की मदद से। चैनल मतलब ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, लेटर हो सकता है। और वो सामने वाले को मिलता है वो मैसेज, उस मैसेज को वो अंडरस्टैंड करता है, यानी सिंबलाइज करता है, जिसको आप बोल सकते हो डिकोड करना। तो एक सेंडर होता है। देखो ये रहा, ठीक से ये रहा। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये लिखो, ऊपर वाला मत लिखना, ये वाला लिखो, ये बेटर आंसर है। एक सेंडर होता है जो एक मैसेज को इनकोड करता है, मतलब क्रिएट करता है। उस मैसेज को वो एक चैनल के थ्रू, यानी एक मीडियम के थ्रू रिसीवर को भेजता है। रिसीवर उसको डिकोड करता है, मतलब रिसीवर उसको समझता है। एनकोडिंग मतलब एक फॉर्मेट में मैसेज को डालना, और डिकोडिंग मतलब उसका मीनिंग को क्लियर करना। तो सेंडर मैसेज को इनकोड करता है और चैनल की मदद से रिसीवर को भेज देता है। रिसीवर उसको डिकोड करता है, मतलब एनालाइज करके समझता है और फिर उसको फीडबैक देता है।
तो ये वाला आंसर लिखना आप एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में। ऊपर वाला मत लिखना, ऊपर वाला में कुछ एरर है, ये सही आंसर नहीं है। नंबर 7 सही आंसर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन 3 फॉर्म का है, इंटरनल, एक्सटर्नल, पर्सनल। इंटरनल मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर आपस में बातचीत करें, मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट से बात कर रहा है, सुपरवाइजर जाके मैनेजर से बात कर रहा है, कंपनी का एमडी मैनेजर से बात कर रहा है, डायरेक्टर से बात कर रहा है, ये हो गया इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप कस्टमर से बात करते हो, सप्लायर से बात करते हो, इन्वेस्टर से बात करते हो, शेयर होल्डर से बात करते हो, गवर्नमेंट से बात करते हो, वो हो गया एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और पर्सनल मतलब जब हम लोग प्राइवेट 2 आदमी आपस में बातचीत करते हैं, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कोई प्राइवेट लेटर भेज के, पर्सनल इंटरव्यू यानी जहाँ पे एक आदमी इंटरव्यू ले रहा है, एक आदमी इंटरव्यू दे रहा है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम बिजनेस रिलेटेड बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहे, ज़्यादा बातचीत अपना पर्सनल मैटर पे कर रहे हैं। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले 1-2 बार ही आया हुआ है, लेकिन है काम का क्वेश्चन। डिफरेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, इनको याद रखना जरूरी है, इसलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोला, व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन? रेटोरिकल मॉडल, स्पीकर ड्रॉ अटेंशन ऑन द ऑडियंस एंड ट्राइज टू कन्वे हिज स्पीच टू देम। The prophet of this model is Greek philosopher Aristotle, who presented nearly 23 years ago. The model have 5 elements. एक स्पीकर है, वो एक मैसेज को, ऑडियंस का ध्यान को अपनी तरफ पहले अट्रैक्ट करता है, अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और तब अपना मैसेज दे, उसको बोलते हैं रेटोरिकल मॉडल। एक हुआ प्रोपेगेंडिस्टिक मॉडल, इसमें इनफॉर्मली जब अपना बात किसी को बताते हैं, फॉर्मली नहीं, मीटिंग बुला के नहीं, ऐसे ही चलते फिरते। मेरा मैनेजर मेरे को कैफेटेरिया में मिल गया और हम उसको अपना कोई बात कन्वे कर दिए, इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडिस्टिक मॉडल। नेगोशिएबल मॉडल, जहाँ पर डिस्कशन हो उसको बोलते हैं नेगोशिएटिव मॉडल, जहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन हो। हम आपको कोई मैसेज नहीं दे रहे, केवल उस टॉपिक पे आपसे बातचीत भी कर रहे हैं। एक हुआ कम्युनिकेशन मॉडल, द लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये सबसे नया है। इट हेल्प द मॉडल द सेंडर कैन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन एंड मैसेज टू देयर सबऑर्डिनेट और ऑडियंस थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये जनरली बात कर रहा है नॉर्मल बातचीत की जगह मेल के थ्रू या अदर कोई मीडियम के थ्रू मैसेज भेजने का। और लास्ट जो भी लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, ये 3 अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, AIDA मॉडल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल है। द इंटरेस्ट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैसेज अराइज आउट ऑफ द अटेंशन एंड डिजायर ऑफ हिम। आपको जो जानकारी चाहिए, जिस चीज पे आप अटेंटिव हो, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, वही बात आपको कन्वे किया जाए, इसको बोलते हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन मॉडल। एक है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, ये क्या बोलता है? इसका फाउंडर था कैलेट F. शेनॉन एंड वैरन वीवर। दिस मॉडल वॉज मेड इन 1947। ये मॉडल बोलता है एनालाइज करो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज एंड पुट एम्फेसिस ऑन एक्यूरेट ट्रांसमिशन। ये बोलता है चीज़ों को एनालाइज करो पहले, उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयर करो। ये मैथमेटिकल मॉडल है। कहाँ कौन सा सोर्स से इंफॉर्मेशन जाएगा, ट्रांसमीटर या सेंडर जो है किस सिग्नल से मैसेज भेजेगा, किस सिग्नल से रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा, ये सब चीज़ों को पहले एनालाइज करो फिर मैसेज भेजो। और एक है डेविड बैरलो मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है? डेविड बैरलो एक्सपेंडेड शेनॉन एंड वीवर मॉडल, ये और एक्सपेंड किया इस मॉडल को। ये बोला दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट। ये 4 कंपोनेंट का बात किया आपने मॉडल में। क्या क्या चीज का?
ये रहा, ये बोला कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात किया, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर, इनके बारे में ये ज़्यादा बातचीत किया। कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए बात बताते वक्त, नॉलेज के ऊपर बात किया, सोशल सिस्टम के ऊपर बातचीत किया, और कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, कम्युनिकेशन का कल्चर कैसा होना चाहिए। तो ये वाला मॉडल एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि डेविड बैडलो मॉडल एक्सप्लेन करो, तो आपको इन फैक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये 1960 में ये मॉडल दिया था। ये मॉडल में इसका मेन फोकस क्या था, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करना, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। तो ये आपके 7 मॉडल, ये में से कोई एक मॉडल आपको एक्सप्लेन करने बोलता है, सारा लिखने नहीं बोलता। ये नॉर्मल है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन में क्या चीज़ होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, यानी मैसेज एकदम स्ट्रेट सिंपल लैंग्वेज में हो, क्लियर हो, समझ में आने लायक हो, और ब्रेविटी होना चाहिए, मतलब कॉन्साइज, ब्रीफ में होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि डिटेल में मैसेज होने से सामने वाला आदमी कई बार मैसेज को ठीक से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाता। एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसा मैसेज हो जिसका फीडबैक भी मिले, और हमेशा कम्युनिकेशन को 2 वे रखो। अगर ये सब फैक्टर आपके कम्युनिकेशन में हैं तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, एक्सप्लेन इन ब्रीफ 4 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। बैरियर्स मतलब कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आता है, रुकावट, कम्युनिकेशन अच्छे से जो नहीं हो पाता, या कम्युनिकेशन जो फेलियर होता है, क्यों होता है। नंबर 1 बोला लैंग्वेज बैरियर। आप गुजराती में कुछ बोले, मेरे को समझ में ही नहीं आया। आप टेक्निकल जैरगॉन यूज किए। टेक्निकल जैरगॉन मतलब ऐसा कोई वर्ड यूज कर रहे हो जो है तो इंग्लिश लेकिन बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश है। जैसे अगर हम आपके सामने ज्यादा लॉ के लैंग्वेज में कोई बात बोलें, लीगल लैंग्वेज ज्यादा यूज करें, बहुत बार वो बातचीत समझ में नहीं आएगा। तो टेक्निकल जैरगॉन एक लैंग्वेज बैरियर है। इसके अलावा वही हो गया, हम आपसे गुजराती में, तमिल में, मद्रासी में बात कर रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। कल्चरल बैरियर, चाइनीज आदमी और इंडियन आदमी का कल्चर बहुत अलग होगा। सिंबल्स, कोड, कलर बहुत डिफरेंट यूज होते हैं। हमारे यहाँ रेड कलर का मतलब खतरा है, हो सकता है कहीं और रेड कलर का मतलब डेंजर नहीं हो। तो कई बार कल्चरल बैरियर के कारण कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, हम आपके साथ कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसमें बहुत सारा जानकारी आपको दे रहे हैं, एक बार में बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर दिए, जिसके कारण आप आधा बात भूल गए, समझ ही नहीं आया। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको हम मेल के थ्रू भेजा, आपके वहाँ नेट ही काम नहीं कर रहे। हम आपको कॉल किया, आपके वहाँ सिग्नल अच्छा नहीं, टावर अच्छा नहीं पकड़ रहा है, बातचीत नहीं हो पाया। इमोशनल बैरियर, कई बार हम लोग गुस्सा के कारण, स्ट्रेस के कारण, प्रेशर के कारण कोई बात नहीं समझ पाते। कई बार बहुत दुखी हैं, सैड है, सामने वाले का बात सुनने का मन ही नहीं किया। तो ये सब बैरियर के कारण भी कम्युनिकेशन फेलियर होता है। अब बोला अगर इतना फेलियर है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन, 4 रेमेडियल मेजर्स ऑफ रिमूविंग द बैरियर। हमेशा क्लियर रखो आपका पॉलिसी। आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हो वो टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए। अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट, आपको क्या बोलना है आप पहले से क्लियर रहो। अपना लैंग्वेज, सामने वाले को जैसा लैंग्वेज समझ में आए वैसा लैंग्वेज रखो, और अपना टोन एकदम क्लियर रखो, न बहुत ज़्यादा हाई न बहुत ज़्यादा लो। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेजेस, आपका मैसेज कंसिस्टेंट होना चाहिए। हम एक बार कुछ बात कर रहे हैं, एक बार कुछ बात कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये नहीं होना चाहिए। टू रिसीव फीडबैक,
बीच बीच में सामने वाले को भी बोलने का मौका दो, उसका फीडबैक लो कि समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब तक जो पढ़ा है वो क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट है? नो सर। तो यही हुआ फीडबैक लेना। तो कम्युनिकेशन में फीडबैक हमेशा जरूरी है। एंड बी अ गुड लिसनर, सिर्फ अपना बात बताओ मत, सामने वाले का सुनने का भी कोशिश करो। एक अच्छा स्पीकर वही है जो दूसरे का बात अच्छे से सुने। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर ग्रुप एंड इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप मतलब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स, टू ग्रुप्स। देखो एक बात समझना, इंटर और इंट्रा, हम लोगों को इंटर मतलब विदिन लगता है, बट इंटर मतलब विदिन होता नहीं है, इंट्रा मतलब विदिन होता है। इंटर मतलब दो अलग अलग, इंटर मतलब टू डिफरेंट, और इंट्रा मतलब सेम। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत सारे सब्जेक्ट में काम आएगा। आगे टैक्सेशन वगैरह में भी इंटर और इंट्रा वर्ड बहुत बार आता है। तो इंटर मतलब बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स, एंड इंट्रा मतलब बिटवीन वन ग्रुप, बिटवीन वेरियस मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। एक ही ग्रुप के बहुत सारे मेंबर के बीच में जब कन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई हो, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, उसको बोलते हैं इंट्रा ग्रुप। और इंटर ग्रुप मतलब दो डिफरेंट ग्रुप के लोगों के बीच में जब कोई बातचीत को लेकर लड़ाई हो या कन्फ्लिक्ट हो। यहां बोला डिफाइन कन्फ्लिक्ट, व्हाट आर इट्स फीचर्स। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, सॉरी, रिजोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज द प्रोसेस by which two or more parties engage in disagreement, dispute or debate, who find a peaceful solution to a disagreement among themselves. जब दो लोग या दो ग्रुप के बीच में कोई बात को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है, डिस्प्यूट होता है, उसको जब सॉल्यूशन किया जाए आराम से पीसफुली बैठकर, उसको बोला गया है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का फीचर्स क्या बोला? टू और मोर पार्टीज हो, बोथ पार्टी है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, दोनों पार्टी का अपना अपना एक सोच है। सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव आर नॉट शेयर्ड आइदर ऑफ द टू पार्टीज, पहले आपस में उन ऑब्जेक्टिव्स को शेयर नहीं किए थे। पार्टीज मस्ट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, दोनों पार्टीज कंफ्लिक्ट को दूर करना चाहता है। पार्टीज आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द गोल ऑफ द इंटरेक्शन, पार्टीज एक दूसरे का बात समझने को तैयार है और एक फाइनल सॉल्यूशन हमेशा निकलना ही चाहिए, तभी उसको बोलेंगे कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन, यानी कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट एट अ वर्क प्लेस। एक काम का जगह में कन्फ्लिक्ट क्यों होता है? पुअर कम्युनिकेशन के कारण। दो डिफरेंट पर्सनैलिटी है, आपस में कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। डिफरेंस इन वैल्यूज, तुम्हारा वैल्यू है प्रॉफिट मोटिव, मेरा वैल्यू है सर्विस मोटिव। तुम्हारा वैल्यू है कि कम दाम रख के ज़्यादा कमाई करें, मेरा वैल्यूज़ है कि ज़्यादा दाम रखे ताकि प्रॉफिट हाई रहे। तो अलग अलग वैल्यूज़ के कारण भी कन्फ्लिक्ट होता है। कभी अनहेल्दी कंपटीशन, हम तुमको हराना चाहते हैं, हम नहीं चाहते तुमको प्रमोशन मिले, तो इसमें भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। यहाँ पे बोला है, ये वाला क्वेश्चन उतना काम का नहीं है, फीचर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट भी वैसा कुछ नहीं है। ये था आपका चैप्टर 1। चैप्टर 2 आया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर मेनली फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बात करेंगे लोग। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों ही बिजनेस में होता है, बोथ आर इन बिजनेस, बट डिफरेंस क्या है? फॉर्मल मतलब हम तुमको बुलाए, प्रॉपर वे में मीटिंग करके बातचीत बताए, सबको मीटिंग में बुलाए और सबको वो बात मीटिंग में बताए, या प्रॉपरली सबको मेल किए, ये हुआ फॉर्मल। और इनफॉर्मल मतलब आप हमको ग्राउंड में मिले, आप हमको कैफेटेरिया में मिले, हम लोग बातचीत बिजनेस का ही किए, हम आपको इंफॉर्मेशन शेयर बिजनेस का ही किए, लेकिन इनफॉर्मली, एक प्रॉपर मीटिंग या मेल करके नहीं। कहीं पे रास्ते में मिले, ऐसे ही हम आपको बता दिया, पता है ऐसा बात हुआ है, वो हो गया इनफॉर्मल। तो पहले बोला है व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर इज फीचर्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। देखो हम बोला ना, एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन।
that flows along the different level of the basis of organizational hierarchy, authority and accountability। मतलब प्रॉपर वे में एकदम मीटिंग बुला के एक चेन ऑफ कमांड के थ्रू हम सारे मैनेजर का मीटिंग बुलाए, उनको बताए। अब उनको बोले तुम लोग अपने अंडर में जितने सुपरवाइजर हैं उनका मीटिंग बुलाओ और उनको बताओ। सुपरवाइजर को बोला गया तुम लोग अपने अंडर में जितने लेबर हैं उनको बुलाओ और उनको बताओ। या तुम सारे सप्लायर का मीटिंग बुला के उनको कोई बात बताए, सारे कस्टमर्स का मीटिंग बुला के उनको कोई बात बताए। ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका एक फ्लो है, या हायर टू लोअर जाता है हमेशा, या लोअर टू हायर। ये फ्लेक्सिबल है? नहीं, इट इज रिजिड एंड फिक्स्ड। ये फ्लेक्सिबल नहीं है इसका ऑफिशियल एकदम फॉर्मल नेचर है। ये रैंक और पोजीशन के हिसाब से, अथॉरिटी के हिसाब से ये कम्युनिकेशन होता है। हम एमडी है कंपनी का, तो हम सिर्फ सारे मैनेजर को ही बताया, सारे मैनेजर अपने सुपरवाइजर्स को बताए, सुपरवाइजर्स अपने लेबर्स को बताए। ये जनरली रिटर्न होता है, वर्बल कम्युनिकेशन जनरली नहीं होता। हम आपको पूरा रिटर्न में हर बात लिख के देते हैं। इसमें वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं और एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होता है, मतलब प्रॉपर चेन में काम होता है। तो फॉर्मल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है ये एफिशिएंसी बढ़ाता है, ये कम्युनिकेशन बहुत आसानी से सब जगह पहुंचा देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत कम चांस होता है, अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है क्योंकि हम आपको सब कुछ बताए। इसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है क्योंकि ये रिटर्न होता है या फिर ओरल भी हो तो रिकॉर्डेड होता है, यानी प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, इसका प्रूफ होता है। और इसमें आराम से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो सकता है। हम मैनेजर्स को बोले कि तुम सुपरवाइजर को बताना, सुपरवाइजर्स को बताया गया तुम आगे लेबर को बताना, यानी ये प्रॉपर अथॉरिटी डेवलप हो रहा है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग है। मीटिंग तुरंत नहीं बुला सकते, तो 2 दिन बाद मीटिंग होगा तब बात पता चलेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। मोर वर्कलोड, एक तो ऐसे नॉर्मल काम, ऊपर से मीटिंग का भी काम हो गया अलग से। लैक ऑफ इनिशिएटिव, कोई फिर आगे बढ़ के काम नहीं करेगा, सब मीटिंग में बताएगा तभी वेट करके काम करेगा। आपस में कोऑर्डिनेशन कई बार खराब हो जाता है। इसमें कई बार ये लेस इफेक्टिव भी रहता है क्योंकि जानकारी लेट पहुंचता है तो उसका फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। नॉट सुटेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी हो तो फॉर्मल मीटिंग सही नहीं है। नाउ व्हाट इज इनफॉर्मल मीटिंग? Informal communication is the flow of information without regarding for the formal organization structure, hierarchy and reporting relationship। हम कोई हायरार्की, कोई रिलेशनशिप रिपोर्टिंग का या कोई फॉर्मल वे फॉलो ही नहीं कर रहे। इसको ग्रेपवाइन और इनफॉर्मल बोलते हैं। ग्रेपवाइन और इनफॉर्मल मतलब जिसको जहां मौका मिला अपना बात अगले वाले पर्सन को बता दिया। काम की बात बता रहे हैं, अपना पर्सनल बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। यह अनऑफिशियल चैनल है, नॉट कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट, मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन, फ्लेक्सिबल है। ये बात रॉन्ग है, मोर रिलायबल नहीं है। मोर रिलायबल हमेशा फॉर्मल है, इनफॉर्मल कभी भी मोर रिलायबल नहीं है, ये गलत बात लिखा है। रैपिड कम्युनिकेशन, तुरंत बात आगे पहुंचता है। कई बार डिस्टोरेशन ऑफ द मीनिंग। अब आता है इसका एडवांटेज, ये फ्री फ्रॉम डिस्टोरेशन है, फास्ट है एकदम, आपका सोशल नीड को फुलफिल करने के लिए ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस है, कई बार ये बहुत प्रोडक्टिव है क्योंकि जानकारी जल्दी आगे पहुंचता है। प्रोविजन फॉर फ्रीडम, ये फ्लेक्सिबल है बहुत, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को ये पूरा करता है। ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कम्युनिकेशन आगे बढ़े, तो उसको ये फुलफिल करता है। इसका बुराई क्या है? कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, हम आगे बताए कि नहीं बताए उस बात का कोई प्रूफ नहीं है। कई बार नेगेटिव इफेक्ट होता है क्योंकि रूमर्स ज्यादा फैलता है। हम आपको जो इनफॉर्मली बताएंगे, कई बार ऐसा होता है हम आपको एक बात को एक्स्ट्रा बना के बता दिए, यानी रूमर्स फैलाए ज्यादा। यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहता, इनकम्प्लीट, कई बार आधा अधूरा जानकारी आगे पहुंचता है। हमको बताना था मीटिंग कल 3 बजे है, हम बताए मीटिंग कल है, लेकिन 3 बजे वाला बात बताना भूल गए। लैक ऑफ रेजिस्टेंस, कई बार आगे बात जाता ही नहीं है,
हमको बोला गया था तुमको जो मिले उसको बता देना, हमको जो मिला हम उसको बताया ही नहीं। इसमें कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। र्यूमर्स वाला बात हम ऊपर ही बोल चुका है। बोला डू यू थिंक ग्रेपवाइन, ग्रेपवाइन मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज पॉजिटिव इन नेचर। तुम बोलोगे कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, इसमें तुमको करना कुछ नहीं है। जब पॉजिटिव बताओ तब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस बता देना, और जब नेगेटिव बोलो तो उसका डिसएडवांटेजेस बता देना, तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट आर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बोला कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन रेफर टू सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ विच सुपरवाइजर मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव चेंजेस देयर व्यू। सिर्फ ये लोग जब आपस में बात कर रहे हैं, सुपरवाइजर मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। जब ये लोग अपने एम्प्लॉयज को आगे का बात बताते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। इसका एडवांटेज ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए, एफिशिएंसी बढ़ता है, इंटरपर्सनल स्किल बढ़ता है, बिजनेस में रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, अच्छे से डिसीजन लिया जा सकता है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। ऑब्जेक्टिव पढ़े तो पीछे से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं है इसका। ये हर जगह काम आएगा ये आंसर। कोई पूछे इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिखो या इफेक्टिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन लिखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर इफेक्टिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, दोनों का मीनिंग एक ही लिख पाओगे। बोलोगे सिंपल रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, टू वे रहना चाहिए, कंप्लीट जानकारी दो, कॉन्साइज यानी समरी दो, पर्पसफुल जानकारी दो, जो काम का बात है केवल वही बताओ, बात का क्रेडिबिलिटी मतलब तुम्हारे बात का भरोसा किया जा सके ऐसे बताओ, एम्पैथी यानी दूसरों से सिंपैथी रख के बातचीत करो, हमेशा सामने वाले का बातचीत सुनो, और प्रॉपर मल्टीपल चैनल यूज करो। तुम उस बात को व्हाट्सएप की हो तो साथ में मेल भी कर दो, हो सके तो ओरली भी बता दो, लेटर भी भेज दो, मतलब जितने वे में बता सकते हो उतने वे में बताओ। नेक्स्ट पूछा व्हाट, एक और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे, मतलब एमडी बात बता रहा है मैनेजर को, मैनेजर बात बता रहा है सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर जाके बता रहा है वर्कर को, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैसेज फ्रॉम डाउन, फ्लो डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल चैनल, नीचे की तरफ जब मैसेज मूव करे। इसका फायदा क्या है? ये डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, इंफॉर्मेशन इफेक्टिव होगा बहुत ज्यादा। वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें, सिर्फ टॉप वाले नीचे तक जानकारी दे रहे हैं, यानी यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रहा, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है। कई बार डिस्टोरेशन हो जाता है, फ्लो टूट जाता है, ये लेकिन एडवांटेज में नहीं होना चाहिए। ये डिसएडवांटेज बताना चाह रहा है यहाँ से। हाँ देखो यहाँ पे हेडिंग देना भूल गए ये लोग। यहाँ तक आपको एडवांटेज बताया था पॉइंट नंबर 6 तक, और ये सारे डिसएडवांटेज है कि डिस्टोरेशन हो जाता है। कई बार मैनेजर को जब बात पता चला वो सुपरवाइजर तक वो बताना भूल गया, या 4 सुपरवाइजर थे, 3 को बताया, 1 को बताना भूल गया। ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत स्लो है। कई बार स्टाफ को मोटिवेट नहीं करता कि टॉप वाले तो खाली अपना बात बताते हैं, हमारा बात सुनते ही नहीं है। रेजिस्टेंस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स कई बार इसको सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है हमारा बात सुना नहीं जा रहा है, सिर्फ टॉप वाले आके हमको बात बता दे रहे हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब नीचे से ऊपर, मतलब वर्कर बताता है जाके सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर जाके बताता है मैनेजर को, मैनेजर जाके बताता है एमडी को या डायरेक्टर को। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन is a process where flow of information, suggestion, complaints and grievances are sending from subordinate to the superior. वहां था superior to subordinate, यहाँ है subordinate to superior। इसका भी वही एडवांटेजेस है, प्रॉपर फीडबैक मिलेगा जब नीचे वाले लोग आपको ऊपर बात बताएंगे, उनका क्या प्रॉब्लम है वो पता चलेगा,
वो लोग क्या सजेशन देना चाहते हैं वो पता चलेगा। आपस में ट्रस्ट अच्छा होता है। जब लेबर को लगता है कि मेरा बात ऊपर तक सुना जा रहा है तो ट्रस्ट अच्छा होता है। कंपनी को जब नया पॉलिसी लाते हैं तो उन लोगों का फीडबैक लिया जाता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। इसका एडवांटेज, यहाँ पे सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन ही पास होगा। हर बात नीचे वालों का ऊपर वाले नहीं सुनेंगे, तो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन जाएगा, मतलब काम का बात जाएगा केवल। अनविलिंगनेस, सबॉर्डिनेट जो है वो विलिंग अनविलिंग नहीं रहेगा, उसको अच्छा लगेगा, सॉरी वो अनविलिंग रहेगा हमेशा अपना बात बताने में। जरूरी नहीं है हर समय नीचे वाला आदमी ऊपर ठीक से बात बताए। कई बार बाई पासिंग में न्यूज आधा अधूरा रह जाता है। इनडिसिप्लिन ज्यादा होगा, नीचे वाले हर बात ऊपर जाके बताना चाहेंगे तो केओस होगा उसमें बहुत ज्यादा। ये सब इसका डिसएडवांटेज है। ये वाला इजी क्वेश्चन है, ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिटन कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो रिटन कम्युनिकेशन आप सब जानते हो। रिटन कम्युनिकेशन का खाली एडवांटेज डिसएडवांटेज जान लो। ये इजी रहता है, ये कॉम्प्लेक्स मैटर को समझाने में ठीक रहता है। इसका एक परमानेंट रिकॉर्ड यानी प्रूफ रहता है। रिटन कम्युनिकेशन बहुत तरीके का होता है। मेल लिख दो, टेक्स्ट मैसेज भेज दो, प्रॉपर लेटर भेज दो, ये एक्यूरेट रहता है। इसका लॉन्गिविटी रहता है, ये मैसेज लंबे टाइम तक मेंटेन रख सकते हो। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कई बार क्रेडिबिलिटी नहीं रहता, रिजिड होता है बहुत ज़्यादा, ये एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि आपको लिख के लेटर भेजना है तो कुरियर, ट्रांसपोर्ट बहुत कुछ लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है, पहुंचने में कई बार लेट लगता है, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग भी डिले होता है। नेक्स्ट बोला आपको वर्बल यानी ओरल कम्युनिकेशन, ये सब आप लोग जानते हो, इसको उतना नहीं पढ़ा रहे। हाँ, ये काम का है। हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, मतलब अगर सेल्स मैनेजर अपना बात प्रोडक्शन मैनेजर को बता रहे हैं, मतलब मैनेजर टू मैनेजर बातचीत हो रहा है, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं। और वर्टिकल मतलब ऊपर वाला आदमी नीचे वाले को बता रहा है, मैनेजर सुपरवाइजर को बता रहा है या फिर एमडी मैनेजर को बता रहा है, ये हो गया वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल के आदमी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो देखो, सच कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन पर्सन ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल एंड अंडर द सेम सुपीरियर। दोनों का हेड एक ही है, दोनों सेम लेवल पे हैं। इसका एडवांटेज क्या है, ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन मदद करता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाता है, डायनामिक होता है काम, ग्रुप में काम कर पाते हैं क्योंकि दोनों मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं तो दो ग्रुप आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसका बुराई, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है, कई बार पोजीशन का लड़ाई, ईगो क्लैश, हम क्यों बताएं, वो भी मैनेजर है, हम भी मैनेजर, आके खुद पूछ लेगा, इस बात में ईगो क्लैश हो जाता है। कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता आपस में क्योंकि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। फाइनेंस वाला उतना प्रोडक्शन का मैटर नहीं समझेगा, प्रोडक्शन वाला उतना फाइनेंस का मैटर नहीं समझेगा, तो कई बार अंडरस्टैंडिंग कम हो जाता है। फिजिकल बैरियर, क्योंकि दोनों अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठते हैं तो दूर दूर बैठते हैं कई बार, जिसके कारण फिजिकली ज़्यादा मीट नहीं कर पाते, तो ये सब इसका प्रॉब्लम है। इन सब का फिर से डिफरेंस बिटवीन लिखा है। थर्ड चैप्टर आया टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कितना टूल्स यूज हो सकता है, तो ये तो आपको नॉर्मल आइटम का नाम दिया है केवल। यहाँ पे देखो, पहला टूल क्या बताया, फैक्स मशीन। अब ऑब्सोलीट हो चुका है, अब फैक्स कोई नहीं करता, लेकिन फैक्स पहले बहुत ज्यादा होता था। किसी को पता है फैक्स क्या होता था? एनी आइडिया? एग्जैक्टली होता ये है। देखो, मेरे पास एक लेटर है और तुम बॉम्बे ऑफिस में बैठे हो, हमको वो लेटर तुम तक भेजना है, वो लेटर का कॉपी पहुंचाना है तुम तक। आजकल तो बहुत तरीका हो गया, पीडीएफ बना के व्हाट्सएप कर दो, पीडीएफ लगा के मेल कर दो, पहले ये नहीं था। अब हम वो पेपर तुम तक कैसे पहुंचाएं, तो हम क्या करते थे, यहाँ एक फैक्स मशीन होता है जिसमें वो पेपर को लगाते हैं और एक टेलीफोन नंबर की तरह नंबर होता है,
जिसको डायल करके ओके टिप देते हैं। उधर में तुम्हारे पास भी एक मशीन है, तुम वहां पे सिग्नल मिलता है, तुम उसको रिसीव कर लेते हो और वहां तुम्हारे मशीन में भी पेज लगा हुआ है। मेरा पेज जैसे जैसे यहां से मशीन से घूमता है वहां वो मैसेज टाइप होके अपने आप एक पेज में तुम्हारे निकल जाता है। जैसे जिरोक्स मशीन में होता है, ऊपर पेज लगा के ओके टिपते हो, नीचे से जिरोक्स पेज निकल जाता है जिसमें सब कुछ छपा हुआ रहता है। एवरीथिंग इज टाइप्ड ऑन दैट पेपर। वैसे ही फैक्स पेपर होता था। यहाँ पे हम अपने मशीन में डाले, तुम्हारे पास वहां पे एक पेज में पूरा मैसेज टाइप होकर अपने आप निकल गया। तो ये है फैक्स मशीन। डिस्टेंस प्लेस में जब कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना होता था और तुरंत भेजना है तो कुरियर और स्पीड पोस्ट का भी टाइम नहीं है मेरे पास। तो एक डिवाइस है ट्रांसमिशन का, टू इंटर रिलेटेड टेलीफोन। ये टेलीफोन से इंटर रिलेटेड होता है, फास्ट ट्रांसमिशन है बहुत, और इंफॉर्मेशन और मैसेज बहुत आसानी से शेयर किया जा सकता है। इसका एक मेमोरी होता है, उस मेमोरी में यहाँ पर स्टोर होता है और वहां पर वाया एक तरीके से समझ लो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के थ्रू वो मैसेज वहां पहुंच जाता है। फैक्स का एडवांटेज क्या है? स्पीड है बहुत, लेस कॉस्टली है, ओवरकमिंग ऑफ टाइम जोन बैरियर, दूरी का गैप को खत्म कर देता है और तुरंत मैसेज का फीडबैक मिल जाता है और वायरस फ्री है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कुछ। ये बहुत कॉस्टली डिवाइस, बहुत महंगा आता था। पेपर का क्वालिटी वहां पे जो टाइप होके निकलता था वो उतना अच्छा नहीं होता था। स्पेस कॉन्स्टेंट्स, ज्यादा लंबा चौड़ा मैसेज नहीं जाता था। नॉन चेंजेबिलिटी ऑफ मैसेज, हम मैसेज में थोड़ा बहुत भी चेंज करना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन में वो नहीं कर सकते। और कोई प्राइवेसी नहीं है क्योंकि एक नेटवर्क के थ्रू जाता है तो वो नेटवर्क कोई भी हैक कर सकता था। ईमेल आप सब जानते हो, पढ़ाने का कोई दरकार नहीं है। तो टूल्स में एक हुआ फैक्स, एक हुआ ईमेल, एक हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें उतना कुछ करने को नहीं है। यही था। तो ये था आपका तीन चैप्टर जो हम लोग नहीं पढ़े थे उस दिन। वहां ड्राफ्टिंग तक पढ़े थे, ड्राफ्टिंग से पढ़े थे, मतलब 4 चैप्टर पढ़े थे। तो ये आपका वो 3 चैप्टर में जो काम का क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करें।